पाकिस्तान के पास 3 तरह के एयर डिफेंस सिस्टम हैं जो चीन से लिए गए हैं। पहला है FM-90 जिसकी रेंज 15 किलोमीटर तक है। दूसरा है HQ-16, इसकी रेंज 70 किलोमीटर तक है। तीसरा है HQ-9, इसकी रेंज 300 किलोमीटर है और यही किसी भी एयर स्ट्राइक से बचने के लिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी गारंटी माना जाता है। पाकिस्तान इस वक्त पूरी तरह डिफेंसिव है। उसे पता है कि कोई ना कोई स्ट्राइक तो जरूर होगी और इससे बचने का सिर्फ एक रास्ता है, वो ये कि सही जगह पर उसके सही हथियार तैनात किए जाएं। पाकिस्तान ने भारत से लगी सीमा के करीब 2 लोकेशन पर अपने बड़े रडार सिस्टम तैनात किए हैं। एक है सियालकोट और दूसरा है लाहौर। दोनों जगह उत्तरी फ्रंट का हिस्सा है और 1965 के बाद 1971 के बहुत ही खतरनाक युद्ध के शर्मदीद गवाह रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर लगातार हथियारों और सैनिकों की मूवमेंट तेज हो गई है। सड़कों पर आर्टिलरी देखी जा सकती है। तोप और टैंकों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा रहा है, जिससे साबित होता है कि जमीन पर पाकिस्तान की तैयारी जीरो रही है। और अब पहलगाम आतंकी हमले के बाद उसे अचानक ये ख्याल आया है कि भारत को जवाबी हमला भी करेगा। खैबर पख्तूनवा और पंजाब के कई मिलिट्री अड्डों से फोर्स POK में भेजी गई है ताकि LOC पर मोर्चे को मजबूत बनाया जा सके, क्योंकि अगर भारत कोई सर्जिकल स्ट्राइक करता है जैसा उरी पर हुए आतंकी हमले के बाद हुई थी, ऐसे हालात में पाकिस्तान के पास फौज का बैकअप मजबूत रहे। कहूँगा कि एक क्लैश की सूरत हाल बिल्कुल नजर आ रही है। अल्लाह करे एवर्ट हो जाए। हम कोई कहूँगा मुसल्लत हमारी तरफ से तो कथित तौर पर पाकिस्तान पूरी तरह घिर चुका है। आसमान, जमीन और समंदर, तीनों मोर्चों से पाकिस्तान को अटैक का खतरा सता रहा है। सुखोई 30 MKI से लेकर राफाल और ब्रह्मोस से लेकर नौसेना के बड़े बड़े जंगी जहाज बता रहे हैं कि पाकिस्तान को चौंकाने वाले बहुत ही खतरनाक मिशन की शुरुआत हो चुकी है। जनरल आसिम मुनीर को पता है कि उनको बहुत बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले का बदला भारत लेगा, इसकी गारंटी 100% है। ऐसे में पाकिस्तान ने आसमान में बचने के लिए क्या तैनात किया है वो भी देख लीजिए। पाकिस्तान में AEWC यानी एयरबोर्न अर्ली वार्निंग वाले विमान, जैसे कि स्वीडन से लिया गया साप 2000 एरियाई, ये 450 किलोमीटर की रेंज में हवाई गतिविधियों पर नजर रखता है। ये विमान इस वक्त उत्तरी पाकिस्तान से दक्षिण पाकिस्तान तक लगातार चक्कर लगा रहा है ताकि भारत की तरफ से उड़ने वाले किसी भी विमान जो उसकी तरफ बढ़ रहे हों, उनका फौरन पता लगा सके। पाकिस्तान के पास ऐसे 9 विमान हैं जो लगातार भारत के बॉर्डर की तरफ बारी बारी से उड़ान भर रहे हैं। पाकिस्तान को पक्का पता है कि हमला होगा। ये बात शहबाज शरीफ भी जानते हैं, पाकिस्तान की फौज भी जानती है। जनरल आसिम मुनीर और उनके एक कमांडर को पता है कि पहलगाम का बदला तो लिया जाएगा, लेकिन तमाम तैनाती और मूवमेंट के बीच पाकिस्तान में कुछ ऐसी हरकत भी हुई है जिससे साफ पता चलता है कि वहां की पॉलिटिकल लीडरशिप को इस वक्त सबसे बड़ा खतरा अपने किसी बड़े अड्डे पर हमले का है। Our valiant armed forces remain fully capable and prepared to defend the country's sovereignty and its territorial integrity against any misadventure, as clearly demonstrated by its measured yet resolute response to India's reckless incursion in February 2019. पाकिस्तान के मिलिट्री लीडरशिप पर प्रेशर लगातार बढ़ रहा है और पाकिस्तान की तमाम मूवमेंट और हथियारों की तैनाती के बीच जनरल सैयद आसिम मुनीर अहमद शाह बहुत ज्यादा चर्चा में है।
भारत पर पिछले 6 साल के दौरान बड़े आतंकवादी हमलों के लिए यही शख्स जिम्मेदार है। इसी शख्स ने भारत के खिलाफ रची जाने वाली हर बड़ी साजिश को हरी झंडी दिखाई है। जनरल सैयद आसिम मुनीर अहमद शाह की भारत को लेकर नफरत टीवी पर पहली बार बहुत बड़ा पर्दाफाश। न्यूज 18 इंडिया पर हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का चेहरा बेनकाब। अलगाववाद पर सबसे बड़ी गवाही। घाटी के जर्रे जर्रे में सुरक्षा बल की तलाश चल रही है। इस बार ऑपरेशन वाइप आउट चलाया जा रहा है। सिर्फ आतंकियों की तलाश नहीं हो रही है, उनके सिर भी कुचले जाने की तैयारी चल रही है जो आतंकियों की मदद कर रहे हैं, जो आतंकी विचारधारा को बल देते रहे हैं। और इसी सिलसिले में जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में अलगाववाद का बीज बोने वाले हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का चेहरा बेनकाब हुआ है। और उसी पर हम पेश कर रहे हैं न्यूज 18 इंडिया की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट, जहां पर हुर्रियत जमात इस्लामी के जो कार्यकर्ता हैं, जो ऑपरेटिव्स हैं, उनके यहाँ छापेमारी चल रही है और कई चीजें वहां पर बरामद हुई हैं। हंदवाड़ा में करीब 10 जगह छापेमारी की गई। इसी तरीके से कुपवाड़ा, अनंतनाग, श्रीनगर, त्राल, पुलवामा, बांदीपोरा, बडगाम, इन सब इलाकों में ऐसी ही छापेमारी चल रही है और करीब 100 के आसपास हुर्रियत जमात इस्लामी या इन जैसी जो संस्था है उनके ऊपर यह कार्रवाई हुई है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद जांच एजेंसियों ने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस जिलानी और जमाते इस्लामी पर शिकंजा कस दिया है। एनआईए सूत्रों के मुताबिक इन संगठनों के ओवरग्राउंड आतंकी नेटवर्क से जुड़ाव की आशंका है। इसी आधार पर एजेंसियों ने कुपवाड़ा जिले के हंदवाड़ा इलाके में छापेमारी की, जहां से कई आपत्तिजनक सबूत बरामद हुए। हालांकि कई संगठनों ने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से दूरी बना ली है, लेकिन हुर्रियत कॉन्फ्रेंस जिलानी अभी भी एक्टिव है। दरअसल हुर्रियत पर जो भारत सरकार का जो शिकंजा है पिछले कई महीनों से कसा जा रहा है और पिछले 6 महीनों के दौरान 8 से 10 ऐसे संगठन हैं जिन्होंने हुर्रियत को अपने पास से अलग रख लिया है, अपने से अलग कर दिया है। और खुद गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी थी। मतलब साफ है कि जो अलगाववादी रुख हुर्रियत कॉन्फ्रेंस अख्तियार कर रहा था उसको बड़ा झटका लगा है और कई संगठन इससे अलग हो गए, राष्ट्र की मुख्य धारा में अपनी विचारधारा को शामिल कर दिए हैं। न्यूज 18 इंडिया की टीम ने एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट में इन ठिकानों का जायजा लिया और जांच एजेंसियों की मौजूदगी को एक्सक्लूसिव तस्वीरों के जरिए पेश कर रहा है। वहीं हुर्रियत कॉन्फ्रेंस गिलानी के एक पूर्व सदस्य ने कैमरे पर बताया कि पत्थरबाजी, सुरक्षा बलों पर हमला और अलगाववाद का रास्ता गलत था। इसी सोच के चलते उसने हुर्रियत से किनारा कर लिया। उसने साफ किया कि हुर्रियत का एजेंडा खोखला है और वो अब देश के साथ है। ना, बिल्कुल गलत थी पत्थरबाजी। और यहाँ पर ये छोटा गांव है, यहाँ तो पत्थरबाजी कभी हुई नहीं। यहाँ तो हंदवाड़ा टाउन से हम 2-3 किलोमीटर दूर है, यहाँ तो कभी हुई नहीं। हंदवाड़ा में होती तो बहुत से फैक्शन होते थे, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं, कौन पत्थर मारता है, क्या मारता है। पुलिस तो पकड़ रही थी उनको, लेकिन ये विचारधारा सही नहीं थी। ना, बिल्कुल गलत थी। पत्थर मारना किसको पत्थर मार देते। हुर्रियत देश से, भारत से अलग होना चाहता था। नहीं, इसकी बात नहीं, इसकी बात हमें ऐसा कोई बात पता नहीं। हुर्रियत देश से अंदर अलग जाना चाहिए। आप हुर्रियत से अलग हुए हैं, अब आपका भारत के प्रति क्या विचार है? भारत हमारा देश है, हम सिटीजन है भारत के, हम पुरअमन सिटीजन है। हम क्या कोई गलत काम नहीं। पहलगाम आतंकी हमले में हुर्रियत के कुछ ऑपरेटिव्स हैं, उनके घर से आपत्तिजनक चीजें बरामद हुई हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? उनकी खाल उतार दो, जो होगा इन्वॉल्व उसको बेगुनाह के कत्ल करना। बेगुनाह बेचारे घूमने फिरने आए थे, उनको कत्ल गार्ड किया। ये किस दीन में लिखा है? कहीं नहीं है, किसी मजहब में नहीं है। ये पहली बार है जब हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का कोई पूर्व सदस्य खुद सामने आया है और इन संगठनों की देश विरोधी विचारधारा की पोल खोल कर रखती है।
पहलगाम आतंकी हमले की जांच जारी है और इस बीच कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक के बाद हाईकमान ने सुरक्षा एजेंसियों को 2 अहम काम करने के निर्देश दिए। पहला यह कि हमलावरों को किसी भी हालत में जिंदा पकड़ा जाए जिससे हमले का सच सामने आ सके, और दूसरा यह कि जिन्होंने आतंकियों की मदद की उनका सफाया करना। पहलगाम हमले की अब तक जांच में हमलावरों की कुल संख्या का पता नहीं चल पाया। चश्मदीद डर और सदमे के हालात में थे, इसीलिए वो सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए भागते रहे। देखिए, उसके बाद से लगातार सर्च ऑपरेशन चप्पे चप्पे पर कश्मीर के हर इलाके में चलाया जा रहा है ताकि इन आतंकियों को जिंदा पकड़ा जा सके। और जम्मू कश्मीर की बैसन घाटी में एक खौफनाक आतंकी हमले की साजिश उजागर हुई है। 2 आतंकी टूरिस्ट एरिया में पेड़ों के पीछे से पहुंचे और एंट्री और एग्जिट पॉइंट को अपने कब्जे में ले लिया। आतंकियों की चाल इतनी शातिर थी कि उन्होंने पूरे मैदान को ओपन जेल तब्दील कर दिया, जहां पर टूरिस्टों को चारों तरफ से घेर लिया गया। और जैसे ही आतंकियों ने गोलीबारी शुरू की, लोग बदहवास होकर भागे। लेकिन आतंकियों की प्लानिंग पहले से ही थी। वो जानते थे कि लोग किन किन रास्तों से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। उन्होंने उन्हीं पॉइंट्स पर तैनात होकर कई लोगों को गोलियों से भून डाला। जांच टीम को घटनास्थल से 40 से ज्यादा कारतूस मिले हैं। यहाँ पे नहीं, आप टेंशन मत लो। अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ हैं। मैडम, ये जो ब्रीद साहब है प्रेशर, आप टेंशन मत लो। हाँ, बच्चा देगा, कोई बात नहीं। जब सुबह रिवॉर्ड ठीक है, हम बंद बचा देंगे, आप टेंशन मत लो। मैं आ रहा हूँ। मैं कहाँ पे आपका ये हस्बैंड? क्या हुआ इसको, क्या हुआ? Okay, don't worry. You okay? You need a water, sir? Huh? Okay, you. Mostly you give him water. Drop of water. Take a drop of water, sir, please.